सेशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, और ये हमारा इस चैप्टर का तीसरा वीडियो लेक्चर है। इसमें हमें आज पढ़ना है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन समीकरण। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम लोगों ने पढ़ा था। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, जिस कारण उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आइंस्टीन की समीकरण हमसे क्या कहती है? देखिए, जैसे ये हमारे पास कोई धातु की क्या है? सतह है। धातु की ये कोई सतह है, धातु है। जब इस धातु के ऊपर फोटोन आपतित होते हैं, सूर्य का प्रकाश क्या होता है? फोटोन छोटे छोटे ऊर्जा के बंडलों के रूप में चलता है। उन ऊर्जा के बंडलों को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोन। मैं यहां पर बात कर रहा हूं एक फोटोन की, एक फोटोन की बात कर रहा हूं, और सभी फोटोन्स के साथ सेम ही घटना होने वाली है। तो होता क्या है, जब एक फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता है तो वह फोटोन अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इस धातु के किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और खुद उस फोटोन का फिर अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यह बताया था आइंस्टीन ने। जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और खुद उसका अस्तित्व क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं यहां पर ये क्या हुआ, यहां से कोई फोटोन आपतित हुआ। क्या आपतित हुआ? ये फोटोन आपतित हुआ, और इस फोटोन की ऊर्जा मैंने क्या मान ली है? ई मान ली है। ठीक है, मैं एक फोटोन की यहां बात कर रहा हूं, और यहां पर हमारा क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो एक फोटोन अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा किसी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। ऐसे ढेर सारे फोटोन आ रहे होंगे, यहां पर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये चैप्टर 3 में मैंने आपको बताया था 10 की पावर 29 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 29 धातुओं में। ठीक है, ये बात पहले हो चुकी है। तो मैं यहां पर एक फोटोन की बात कर रहा हूं। तो एक फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को देगा। अब यहां पर होता क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे ऊर्जा लेकर इसको दो प्रकार की ऊर्जाओं में खर्च करता है। ये सबसे पहले ये फोटोन की ऊर्जा का क्या करता है? अपने आप को निकलने में मदद करता है, और इसको निकलने में कौन सी ऊर्जा लगती है? देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? देहली ऊर्जा। और जब ये मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है इस धातु की सतह से, तो क्या करेगा? ये भागेगा, गति करेगा। गति करेगा मतलब कौन सी ऊर्जा आएगी इसमें? गतिज ऊर्जा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से ये मुक्त हो जाएगा तो इसमें दो प्रकार की एनर्जी हो जाएंगी। एक कौन सी ऊर्जा? देहली ऊर्जा, जिसको मैं किससे लिखता हूं? फाई से लिखते हैं देहली ऊर्जा को। और दूसरी कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जब भी कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो वह फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके देहली ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के रूप में क्या करता है? गतिज ऊर्जा के रूप में क्या करता है? इस्तेमाल करता है, यूज करता है। ठीक है, यही है क्या? प्रकाश वैद्युत संबंधी आइंस्टीन का समीकरण। अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल करेंगे। अभी इसके ऊपर मैं लिख दूंगा इसका डेफिनेशन, पर चलो लिख ही देता हूं पहले। जब कोई फोटोन किसी धातु की सतह पर क्या होता है? आपतित होता है, तब वह अपनी
संपूर्ण, तब वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और वह इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को कहाँ खर्च करता है ये? इस ऊर्जा को देहली ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा? देहली ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा के रूप में, क्या करता है? वे करता है। ठीक है, तो जितनी भी इसको उस फोटोन से ऊर्जा मिलेगी, उस ऊर्जा को ये दो प्रकार की ऊर्जाओं में क्या करेगा? वे करेगा। सबसे पहले जब ये फोटोन इसको ऊर्जा दे देगा, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पहले तो धातु की सतह को छोड़ेगा, यहां से उत्सर्जित होगा, और किसी धातु की सतह से उत्सर्जित होने के लिए इलेक्ट्रॉन को कौन सी ऊर्जा चाहिए होती है? देहली ऊर्जा। और जब ये उत्सर्जित हो जाएगा, यहां से आजाद हो जाएगा, तो ये गति करेगा। गति करने से कौन सी ऊर्जा आती है? गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो समीकरण इसकी बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा समझाने में। तो आगे हम इसमें लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। क्या होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? बताइए, कितनी ऊर्जा दे रहा है फोटोन? ई ऊर्जा दे रहा है फोटोन। तो ये जो ई ऊर्जा है, ये कहाँ बांट रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद में कहाँ ले रहा है? ये देहली ऊर्जा में ये इसको खर्च कर रहा है प्लस, और कहाँ खर्च कर रहा है? ये गतिज ऊर्जा में। यही तो लिखेंगे इसको। ई बराबर क्या हो जाएगा? फाई प्लस के। फाई हमारी क्या है? फोटोन की ऊर्जा, और यहाँ ई क्या है? फोटोन की ऊर्जा। फाई है हमारी देहली ऊर्जा, और के क्या है? गतिज ऊर्जा। यही तो है यहाँ पर। इन सबके फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं। ई बराबर क्या होता है? फोटोन की ऊर्जा क्या होती है? ई बराबर एच न्यू लगा देते हैं यहाँ पर, एच म्यू लगा दिया यहाँ पर, इक्वल टू फाई बराबर क्या होता है? एच म्यू नॉट। क्या होता है? फाई बराबर एच म्यू नॉट प्लस, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के बराबर 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो यहाँ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। mv स्क्वायर हो जाएगा ये। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, हमारा h कॉमन हो जाएगा। h कॉमन ले लिया, और यहां से हमारा ये बचेगा इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। तो यहां से mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूं। यहां क्या हो जाएगा? 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा h इतना बचेगा यहां से। ठीक, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। या तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो, ये हमारी आइंस्टीन की समीकरण हो चुकी है। ठीक है, यहां तक भी हो सकता है आपसे प्रूफ करवाए, हो सकता है कि यहां तक कहे वो। ठीक है, या हो सकता है यहां पर b का मान आपसे निकलवाया जाए। b का मान, तो b का मान कैसे निकालेंगे? इस b का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये इस 2 को इधर गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा 2h। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या है? m इसके बटे में आ जाएगा ये, और b या तो b स्क्वायर हो गया ये। अब b बराबर क्या हो जाएगा? इस पे पूरे पर अंडर रूट लग जाएगा, 2h बटे में m, और ये म्यू हमारा म्यू नॉट, और ये पूरे पे क्या लगा देंगे? अंडर रूट।
तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, आइंस्टीन की समीकरण। ठीक है, तो समझ में ये आ गया होगा। तो एक फोटोन जब धातु की सतह पर आपतित होता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसको दे देता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को, और वह इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की ऊर्जा को ग्रहण करके उसकी ऊर्जा को लेकर क्या करता है, देहली ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में उसको व्यय करता है, खर्च करता है। तो इसलिए यहाँ लगाया ऊर्जा संरक्षण के नियम से E बराबर 5 k, E बराबर होता है h म्यू लगा दिया, और 5 बराबर क्या होगा h म्यू नॉट प्लस 1/2 mv स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे, कॉमन लेंगे, और उसके बाद आप जानती हो यहाँ पर क्या किया गया है। ठीक है, इसमें आगे हमें एक समीकरण और डिस्कस करनी है, डी ब्रोगली समीकरण। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ये आइंस्टीन की समीकरण और या फिर डी ब्रोगली की समीकरण इस चैप्टर से एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे डी ब्रोगली की समीकरण। आगे इसमें डिस्कस कर लेते हैं डी ब्रोगली समीकरण। तो डी ब्रोगली समीकरण हमारी क्या होती है, इसमें ये जो डी ब्रोगली नाम है, ये साइंटिस्ट का नाम है डी ब्रोगली, और इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था जिस प्रकार प्रकाश में कण और तरंग दोनों का गुण होता है, उसी प्रकार कोई भी द्रव्य कण, द्रव्य मतलब जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, वो कण जो होता है द्रव्य कण गति की अवस्था में होते हुए तरंग का गुण भी प्रदर्शित करता है। ये बताया था डी ब्रोगली ने कि प्रत्येक द्रव्य कण गति की अवस्था में तरंग का गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसे हम बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। डी ब्रोगली समीकरण डी ब्रोगली ने कैसे निकाली थी, अभी हम बात करेंगे इसकी। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं, बाइक हमारी ये चलने लगती है तो आपने देखा होगा बाइक हमारी हल्की सी क्या करती है, ये कंपन करने लगती है। बाइक का वेट है ना अपना, तो बाइक क्या करने लगती है, हल्की सी कंपन करती है। अब जब बाइक हमारी ऐसे ऐसे कंपन कर रही है, अगर हम उस गाड़ी के रास्ते की उस ट्रैक की बात करें तो ट्रैक हमारा कैसा होगा, ट्रैक हमारा कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना ये। तो ये किसका निर्माण हो रहा है, ये एक तरंग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली की समीकरण। मतलब प्रत्येक द्रव्य कण गति की अवस्था में होते हुए किसका गुण प्रदर्शित करता है, तरंग का गुण प्रदर्शित करता है। ये बताया था डी ब्रोगली ने। और इसको समझाने के लिए, इस समीकरण को बनाने के लिए डी ब्रोगली ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का यूज किया था इन्होंने। ठीक है, पहले लिख लेते हैं इनके बारे में, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें इनकी समीकरण को बनाते हैं। तो ये है हमारी इसमें डी ब्रोगली समीकरण। इसमें लिखा है सन 1924 में डी ब्रोगली ने बताया कि जिस प्रकार प्रकाश में कण और तरंग दोनों प्रकृति पाई जाती हैं, उसी प्रकार सभी द्रव्य कणों में, द्रव्य कणों का मतलब होता है जिनमें क्या होता है, कुछ द्रव्यमान होता है। जैसे परमाणु या अणु, कोई भी मतलब पदार्थ बनता है या तो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, उनमें भी क्या पाई जाती है, दोहरी प्रकृति पाई जाती है। मतलब डी ब्रोगली ये बताना चाहते थे कि डी ब्रोगली के अनुसार सभी द्रव्य कण, जितनी भी द्रव्य कण होते हैं, गति की अवस्था में अगर वो हैं तो उनमें तरंग का गुण प्रदर्शित होता है। किसका गुण प्रदर्शित होगा, तरंग की तरह व्यवहार करेंगे भी। और इसको समझाने के लिए डी ब्रोगली ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरणों के आधार पर एक समीकरण भी बनाई थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली समीकरण। तो वो क्या थी, वो समीकरण देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें बात करनी है किसके, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से क्या होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, E बराबर एच म्यू। ठीक, अगर हम म्यू की बात करें तो यहां से लिख सकते हैं सी बटे में लैम्डा, सी बटा लैम्डा लिख सकते हैं, यहां पर लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा E बराबर एच सी बटे में लैम्डा।
तो ये समीकरण हमारी आ गई प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसके आगे हम लिखेंगे आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। ये क्या होती है? ये होती है E बराबर mc स्क्वायर, E बराबर mc स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर लेते हैं, ये भी हमारी ऊर्जा है, ये भी ऊर्जा है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर हम समीकरण 1 व 2 की बात करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एच सी बटे में लेमडा इक्वल टू एम सी, यहाँ से क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर कर लिया। यहाँ से हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है। बताया था ना इन लोग कि तरंग की तरह व्यवहार करती है, तो तरंग का क्या निकालनी पड़ेगी हमें, तरंग दैर्घ्य निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, एक सी से एक सी यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, या तो आप इसको बटे में ले जाके काट लें। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एच बटे में लेमडा, एच बटे में लेमडा इक्वल टू एम सी। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, ये एच अपॉन में एम सी इक्वल टू लेमडा। तो लेमडा बराबर हम यहाँ से लिख सकते हैं एच अपॉन एम सी। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। क्या हो गया ये, समीकरण नंबर 3। अगर यहाँ पर हम एम और सी की बात करें तो एम इंटू सी ये द्रव्यमान है और सी हमारी क्या है, प्रकाश की चाल है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं एम इंटू में वी, ये भी चाल है, बस फर्क इतना है ये प्रकाश की चाल है और ये हमारा प्रकाश की चाल किसी माध्यम में है। अच्छा, एम बी ये होता है हमारा मोमेंटम, मोमेंटम बोले तो संवेग, संवेग को हम लोग लिखते हैं पी से। किसको लिख देंगे इससे, पी से लिख देंगे। किससे लिख देंगे इसको, पी से लिख देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, पी। तो एक समीकरण हमारी ये बन के आ गई। ये समीकरण है सब एक ही, बस फर्क इतना है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये जो समीकरण नंबर 3 है ये हमारी तरंगदैर्घ्य, द्रव्यमान और चाल के पदों में है, और ये जो समीकरण नंबर 4 है ये संवेग और तरंगदैर्घ्य के पदों में, मतलब ये तरंगदैर्घ्य हमारी संवेग के पदों में है, ये तरंगदैर्घ्य हमारी द्रव्यमान के पदों में है। आगे हम इसमें क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा के पदों में निकाल लेते हैं। गतिज ऊर्जा क्या होती है, के बराबर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता है, के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर। यहां से हमें वी की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा 2k, कितना हो जाएगा 2k, ये एम गुणा में बटे में ले आऊंगा मैं, और बी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूड पूरे पर रूट लग जाएगा इक्वल टू वी। तो वी की वैल्यू मैं यहां लगा दूंगा समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। देखो बेटा सी या बी एक ही बात है, मैंने आपको बताया था, ये क्या है, बेग है ना, इसलिए तो सी की जगह आप तो या तो बी लिख लो पहले। तो क्या हो जाएगा ये लेमडा बराबर एच अपॉन में एम, और इस सी या वी बात एक ही है, आप चाहो तो सी को बी से रिप्लेस कर लो, ये भी चाल है, ये भी चाल है। और यहाँ वी की वैल्यू में यहाँ से लगाने वाला हूँ, ये क्या हो जाएगी, ये अंडर रूड 2k बटे में m। अब ये अंडर रूड m है, ये बाहर एक बार m है, तो अंडर रूड m से एक बार m काटेंगे तो ये ऐसा बचेगा कुछ, देखो यहाँ इस m को आप अंदर ले जाएं तो ये m स्क्वायर वर्ग के अंदर जाएगा, तो एक m से एक m काटेंगे तो ऊपर m रह जाएगा, तो हमारे ये कितना हो जाएगा h बटे में अंडर रूड 2k m। तो ये हमारा एक इक्वेशन निकल के आया, समीकरण नंबर 5। और ये सब समीकरण एक ही हैं, बस फर्क इतना है, ये हमारी जो है द्रव्यमान के पदों में है, ये संवेग के पदों में है, और ये वाला गतिज ऊर्जा के पदों में है। ठीक है, तो आप ये किसी को भी कैसे भी बना सकते हैं। के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर लगाएंगे, गतिज ऊर्जा के पदों में आ जाएगा।
एम बी बराबर संवेग लिख देंगे तो संवेग के पदों में आ जाएगा। कैसे निकाला ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये स्टेप बेटा समझ में आ गया। इस एम को अगर हम बाहर लिखेंगे, अगर एम को रूट के अंदर ले जाएं तो एम स्क्वायर बन के अंदर जाएगा ये, तो एम से एक एम कैंसिल, तो ऊपर रह जाएगा एम। तो देखो ऊपर रहेगा ये 2km, जहां पर के हमारी गतिज ऊर्जा है और एम क्या है, कण का द्रव्यमान है। ठीक, आगे इसमें हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमें इसमें पढ़ना है निरोधी विभव, या इसी को बोलते हैं अंतक विभव। इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग का मतलब होता है किसी को रोकना, तो नाम से क्लियर है। स्टॉपिंग विभव मतलब किसी के रोकने की बात की जा रही है। किसको रोकने की बात की जा रही है, किसी को रोकने की। जब ये विभव है तो किसको रोका जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रोका जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें एक घटना पढ़ के आए थे, वैद्युत प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या होता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जब इस पे हम प्रकाश डालते हैं तो यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने से रोकना है। प्रकाश भी डालना है और प्रकाश डालने के बाद में जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ले लेगा तो इसको हमें क्या करना है, उत्सर्जित होने से रोकना है। अब इसको रोके कैसे, रोके कैसे, तो इसको हम करते क्या है, इस धातु को एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। किससे कनेक्ट कर देते हैं, बैटरी से। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अब काम करेगा बैटरी के अंडर में। अब इस पर जब हम प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश की ऊर्जा लेगा ये, बट मानेगा किसकी, बैटरी की मानेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकलने से रोकेंगे। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में मुक्त इलेक्ट्रॉन को, चले ऐसे देख रहे हो, अरे यार तो एडिट कर दूंगा मैं। चलो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने से रोकने के लिए जितनी विभव की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित होने वाला मुक्त इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितने विभव की आवश्यकता पड़ती है उसे क्या कहते हैं, निरोधी विभव। ठीक है, तो इसको हमें, इसमें किसको रोकना होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने से रोकना होता है। तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितने विभव की आवश्यकता होती है, जितने विभव की आवश्यकता होती है उसे निरोधी विभव कहते हैं। उसे निरोधी विभव या अंतक विभव, इसको लिखते हैं B0 कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितने विभव की हमें आवश्यकता होती है उस विभव को क्या कहते हैं, निरोधी विभव। इसका फॉर्मूला होता है E के बराबर E और ये V0, ये होता है इसका फॉर्मूला। जहां इसकी अगर हम बात करें तो ये है ऊर्जा, ये है ऊर्जा, और ये क्या है आपका मूल आवेश। इसका मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। और ये जो B0 है ये है आपका निरोधी, ये क्या है, निरोधी विभव। ये क्या है, निरोधी विभव। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा निरोधी विभव क्या होता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्पन्न
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जितने विभव की हमें जरूरत पड़ती है उस विभव को क्या बोलते हैं, निरोधी विभव या अंतक विभव। ठीक है, तो इस चैप्टर के हमारे जो थ्योरेटिकल जितने भी टॉपिक्स थे हमारे निपट चुके हैं। अब हमें केवल इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये चैप्टर हमारा जो है खत्म हो जाएगा। और इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल जो है अगली वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दें।